बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चनों को। तो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमने बताना है कि हमारे पास जो दिए गए मैट्रिसेस हैं उनके लिहाज से हमने ये दो क्वेश्चंस क्या करने हैं स्टूडेंट से सॉल्व करने हैं, यानी इनको वेरीफाई साबित करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है, और इस वाले क्वेश्चन में लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के क्या है स्टूडेंट, इक्वल है। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व करने हैं, यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाना है, और फर्स्ट पार्ट आपकी होम असाइनमेंट है, इसको आपने ख़ुद सॉल्व करना है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपका सेकंड पार्ट मैं यहाँ पर करूँगा। तो स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए हमें मैट्रिसेस ऊपर दे दिए गए हैं। ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, और सी की वैल्यू भी आपके पास क्या है, गिवन है। तो आपने सबसे पहले ए की वैल्यू को, बी की वैल्यू को और सी की वैल्यू को अंडरस्टैंड करके फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो पार्ट हमने सॉल्व करना है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो हमारे पास स्टूडेंट बी की वैल्यू होनी चाहिए, सी की वैल्यू होनी चाहिए, यानी बी सी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका फिर ट्रांसपोज हमने लेना है। इक्वल के बाद पहले फिर सी का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर हमने स्टूडेंट उनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो स्टूडेंट यहाँ हम स्टार्ट लेते हैं अपने क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट स्टूडेंट आपके पास क्या है, ये देखें मैंने यहाँ पर सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों लिख दिए हैं। फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है, सेकंड पार्ट मैं यहाँ करने स्टार्ट लगा हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये सेकंड पार्ट लिख दिया, तो आपने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, बी और सी का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट बी और सी के ट्रांसपोज निकालने से पहले आप ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको सॉल्व कर लें, यानी आप स्टूडेंट पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करवा लें। यहाँ पे स्टूडेंट आप लिखें बी की वैल्यू और साथ में ही लिखें आप स्टूडेंट सी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू आपको ऊपर गिवन है 1 2 -3 और -5, यानी 1 2 -3 और -5 बी की वैल्यू आ गई, और सी की वैल्यू आपके पास आ गई -2 6 3 और -5 स्टूडेंट। अब आपने स्टूडेंट को फिर मल्टीप्लाई करवाना है उसी तरीक़ा से जो हम पीछे करते आए हैं, कि फ़र्स्ट रो सेकंड कॉलम, फ़र्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के फ़र्स्ट कॉलम के साथ, फिर वही फ़र्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। स्टूडेंट यहाँ से आपके पास आंसर कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा कि 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप -2 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप स्टूडेंट 3 से, उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट 6 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -5 से। इस तरह सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई 6 प्लस -5 मल्टीप्लाई -5। इस तरह जो आपके पास वैल्यू निकलती जाएगी वो बी सी, यानी दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का हासिल ज़रब निकलता जाएगा। आप स्टूडेंट यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लें, क्या आंसर आएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 3 2s are 6 6 1s are 6 5 2s are प्लस माइनस 5 2s are स्टूडेंट आपके पास आ गया 10, माइनस और माइनस प्लस 3 2s are 6 प्लस माइनस 5 3s are 15 और 6 3s are -18 प्लस माइनस प्लस 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 25 5 5s are 25। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास इसका आंसर क्या निकल आएगा, वो निकल जाएगा 6 में से 2 माइनस हुए तो आंसर रह गया 4,
10 में से 6 माइनस हुए तो आंसर रह गया -4। 15 में से 9 माइनस किए तो आंसर रह 15 में से 6 माइनस किए आंसर रह गया -9। और स्टूडेंट 25 में से 18 को माइनस किया तो आपके पास आंसर रह गया 7। ये स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया BC का। अब स्टूडेंट आपने लेना है BC का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के लिए इस वैल्यू पर एक बार आपने स्टूडेंट इसके ऊपर लगा दिया ट्रांसपोज। फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। यानी ये रो हम स्टूडेंट क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। ये रो को हम कॉलम यानी 4 -4, और इस रो को हम क्या बना देंगे स्टूडेंट, कॉलम जब बना देंगे तो आपके पास ये कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ गई है, लेफ़्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड, और वो क्या है, वो है आपके पास C का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज। तो यहाँ से स्टूडेंट हम दोनों के ट्रांसपोज ले लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है C का ट्रांसपोज। तो C का ट्रांसपोज स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ से अगर आप लिखें कि C का ट्रांसपोज तो स्टूडेंट वो क्या होगा, यहाँ पर आप C की वैल्यू लिखें। C की वैल्यू आपके पास क्या है, -2, 6, 3 और -5, यानी -2, 6, 3 और -5। इसका ट्रांसपोज स्टूडेंट आप लें तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, इस रो को कॉलम बना लें, यानी -2, 6 होगा, और इस रो को कॉलम बना लें 3 और -5 हो गया। अब स्टूडेंट इसी तरीक़ा से आप B का ट्रांसपोज ले लें, यानी कि B का ट्रांसपोज क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आप B की वैल्यू लिखेंगे जो कि आपके पास ये गिवन है 1, 2, -3 और -5, और यहाँ पे आप इसका क्या ले लेंगे स्टूडेंट, B का ट्रांसपोज ले लेंगे, और वह क्या आंसर आएगा आपके पास, 1 और 2 को कॉलम बना देंगे, -3 और 5 रो को हम क्या बना देंगे स्टूडेंट, कॉलम बना देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट आपके पास ये दोनों आंसर आपके पास आ गए हैं कि आपके पास C का ट्रांसपोज भी आ गया और B का ट्रांसपोज भी आ गया। अब स्टूडेंट वो कहता है कि C के ट्रांसपोज को और B के ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई आपने करवाना है। जब आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो पहले आप लिखेंगे C के ट्रांसपोज का आंसर, पहले आप लिखेंगे C के ट्रांसपोज का आंसर। तो C का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज, पहले C के ट्रांसपोज का आंसर और फिर स्टूडेंट B के ट्रांसपोज का आंसर। तो C का ट्रांसपोज आपने यहाँ निकाला -2, 3, 6 और -5, यानी -2, 3, 6 और -5, ये आपके पास C का आंसर था, C के ट्रांसपोज का आंसर था। स्टूडेंट आपके पास है C के ट्रांसपोज के बाद आपके पास है B का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज क्या है, 1, -3, 2 और -5, 1, -3, 2 और -5, 1, -3, 2 और -5, ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, C और B दोनों के ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट आपने इन्हें करना है मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल ये आंसर आ जाए। तो -2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1 के साथ, यानी -2 × 1 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने स्टूडेंट 2 के साथ, फिर -2 का मल्टीप्लाई करवाना है आपने -3 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करवाना है -5 से। तो स्टूडेंट ये एक पहली रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी। अब दूसरी रो का भी दोनों कॉलम से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा कर लिखना है। तो 6 × 1 प्लस -5 × 2, तो 6 × -3 प्लस -5 × -5,
तो यहाँ से स्टूडेंट क्या आंसर निकल आया, 2 1s are -2 प्लस 3 2s are 6 माइनस और माइनस प्लस 3 2s are 6 माइनस 5 3s are 15 प्लस माइनस 15 हो गया यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास, और 6 1s are 6 माइनस 10 माइनस 18 प्लस 25। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास क्या निकल आया, सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे गौर करें, तो आपके पास निकल आया 6 + 2, 6 - 2 आंसर 4, 15 - 6 आंसर -9, 10 - 6 आंसर -4 और 25 - 18 आंसर आ गया 7। तो सुनिए ये वाला आंसर 4 - 9 - 4 और 7 आपके बिल्कुल इस आंसर जैसा है, 4 - 9 - 4 और 7। तो लिहाजा ये लेफ़्ट हैंड साइड थी और ये आपने निकाली राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल राइट हैंड साइड। इस तरह स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट की तरह ही सारा आपका फर्स्ट पार्ट है। उसी तरह आपने लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करना है, फिर आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 अब कंप्लीट हुई। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट लेना है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को हमने सॉल्व करने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है सिंगुलर और दूसरी चीज़ है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये क्या होते हैं स्टूडेंट, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से पहले आपको मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट आपको मालूम होना चाहिए। जो स्टूडेंट इस चैप्टर का हमारा सेकंड टॉपिक था डिटर्मिनेंट्स, या पहला हिस्सा था हमारा मैट्रिसेस, उसको हमने अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। अब स्टूडेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा, लेट्स सपोज ये ए मैट्रिक्स है आपके पास, ये ए मैट्रिक्स है आपके पास। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका स्टूडेंट ये है, आपके पास एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, लेट्स सपोज ये आपको उसने ए मैट्रिक्स दे दिया ए बी सी और डी का, कहता है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट की अलामत ये होती है कि आपने जो भी मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स के साइंस को ख़त्म कर कर आपने दो लाइनें लगा देनी है, जैसा कि द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय DET A। इसके लिखने के दो तरीके होते हैं, या DET डिटर्मिनेंट A लिख लें, जिस मैट्रिक्स का लगा रहे हैं, जिस मैट्रिक्स का ले रहे हैं वहाँ पे वो मैट्रिक्स का नाम आएगा। अगर यहाँ B होगा तो आपने B ले लेना है, अगर C होगा तो यहाँ C ले लेना है, अगर A है तो आपने स्टूडेंट यहाँ पे डिटर्मिनेंट के साथ क्या लिख देना है A। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेशन की, डिनोटेड की, कि आपके पास जो मैट्रिक्स है आप उसको बार दो लाइनों के दरमियान लिख लें। दो लाइनों के दरमियान जब आप इसे लिख लेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप उस मैट्रिक्स, उस कॉलम का क्या ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट। उर्दू में से कहते हैं स्टूडेंट मक्ता। तो देखें उसने कैसे लिया डिटर्मिनेंट, यानी कि ए का मक्ता बराबर है डिटर्मिनेंट ए, यानी डिटर्मिनेंट ए बी सी और डी का आपने डिटर्मिनेंट लेना है। तो स्टूडेंट वो उसने कैसे लिया, देखें उसने डिटर्मिनेंट को लाइनों में लिख लिया, वैल्यूज़ को सारी लाइनों में लिख लिया। अब उसने स्टूडेंट क्या कराया, मल्टीप्लाई, यानी ए को डी से मल्टीप्लाई करवाना है और सी को बी से मल्टीप्लाई करवाना है, और दरमियान में स्टूडेंट क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। जैसे उसने स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल दी है कि आपके पास
लेट बी, यहाँ पर लेट बी कोई आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है जिसे हम डिनोट लेट हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर ये कोई ए एग्जाम्पल है जिसका हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट। तो मैंने आपको बताया इसको लिखने के दो तरीके हैं डिटर्मिनेंट को, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना है, या आप स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट ऐसे फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, इस वैल्यू को पहला स्टेप ये देना है कि इस वैल्यू को दो लाइंस के दरमियान लिख लेना है, यानी कि 1 1 -2 और 3, 1 1 -2 और 3 को आपने स्टूडेंट क्या कर लिया, दो लाइन्स के दरमियान लिख लिया। अब स्टूडेंट आपने इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए स्टूडेंट आपको तरीका बताया था कि फर्स्ट वैल्यू को आपने लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना है और सेकंड वैल्यू को आपने थर्ड वैल्यू से क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई, यानी कि आमने सामने वाली वैल्यूज़ को आपस में क्या करवाना है, आपने मल्टीप्लाई विद साइन, उनके साइंस के साथ, और दरमियान में आपने लगा देना है माइनस। ये फार्मूला है डिटर्मिनेंट मालूम करने का। 1 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, फिर स्टूडेंट आपने लगाना है माइनस, डिटर्मिनेंट वाला माइनस है ये, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, यानी सेकंड को फिर आपने करवाना है, सेकंड को आपने मल्टीप्लाई करवाना है थर्ड के साथ। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1s are 3 -2 1s are -2। अब स्टूडेंट क्या होगा, 3 माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 + 2, आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5। ये आपके पास स्टूडेंट आ गया है डिटर्मिनेंट। अब जब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट आ गया है ना, अब जब डिटर्मिनेंट का आंसर निकल आता है तो हमारे पास इसके बाद दो ऑप्शन होते हैं कि अगर आंसर 0 आ जाता है तब मैट्रिक्स कौन सा होता है, अगर आंसर 0 नहीं आता, कोई नंबर आ जाता है, तब मैट्रिक्स कौन सा होता है। अगर तो स्टूडेंट आंसर आ जाए 0 तो उससे हम कहते हैं सिंगुलर, यानी कि नादर कालब। अगर आंसर आ जाए कोई नंबर तब हम उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर, यानी कि गैर नादिर कालब। तो सुना आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो है वो यही है कि आपके पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं। तो सुनिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा गया है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट देखें वो कहता है आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी जिसमें जितनी इसमें नंबर ऑफ़ रोज होंगी उतनी उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम। सुनो वो कहता है आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड आ सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि उसी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लें तो वो क्या हो, इक्वल टू 0, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट आंसर क्या आए 0, तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि नादर कालब हम उसे कहते हैं। नीचे इसने एग्जांपल दी है कि 1 2 0 0, तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लें तो वो क्या होगा, 1 को आपने 0 से मल्टीप्लाई करवाना तो आंसर क्या आ जाएगा 0, माइनस दरमियान में डालकर 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है 0 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 0 - 0 आंसर क्या आ जाएगा 0। इट्स मीन ये क्या हुआ, सिंगुलर, यानी कि नादर कालब हुआ। नीचे कहता है स्टूडेंट यहाँ पर ये डेफिनेशन, एक डेफिनेशन ये है आपके पास जो आपने याद रखनी है और एक डेफिनेशन ये है जो आपने याद रखनी है विद एग्जांपल्स। A square matrix A is called non-singular if the determinant of A is not equal to 0। बस यहाँ पे इक्वल के साथ अगर आप नॉट लगा दें तो वो नॉन सिंगुलर बन जाएगा, अगर इक्वल के साथ नॉट ना लगाएं तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। लेकिन शर्त ये है कि उसका आंसर आना चाहिए 0 और इसका आंसर आना चाहिए कोई नंबर, यानी 0 ना हो, बाकी कोई भी नंबर आपके पास आ जाए वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। जैसे यही एग्जांपल है A 1 1 0 और 2। अगर आप स्टूडेंट इसको 1 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से तो आंसर आएगा 2, माइनस फार्मूले वाला लगाकर 0 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 के साथ तो आंसर आएगा आपके पास स्टूडेंट
ज़ीरो, तो 2 माइनस ज़ीरो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 2। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास आने वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। नोट दैट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज इज़ आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो कोई भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर होगा उसकी एंट्रीज जो होंगी वो सिंगुलर भी हो सकती हैं, वो नॉन सिंगुलर भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया, एक्सरसाइज 1.4 के डिटर्मिनेंट को पढ़ने का समझने का तरीका सीखा और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस कर एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपने स्टूडेंट अपना काम को अपनी कॉपीज़ पर नोट कर लेना है, अपनी नोटबुक्स पे उनको नोटबुक के ऊपर आपने राइट कर लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टूडेंट 1.5 से रिलेटेड टॉपिक को और 1.5 एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।